वेलकम बच्चों, द कंसेप्ट जोन में आप लोग का स्वागत है। तो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्लास सीरीज में हमारा आज का तीसरा वीडियो होगा जो कि होगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बच्चों, यहां पे हमारे पास होगा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मान के चलो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक चार्ज पार्टिकल है यहां पे, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कितना स्पीड से, v स्पीड से, और इसका एंगल कितना है यहां से, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो बच्चों जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल के साथ मूव करता है तब इस चार्ज पार्टिकल में लगता है बच्चों, इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यहां बोल सकते हो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लगता है। तो बच्चों ये जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, मूविंग चार्ज का, उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वैसे ही दूसरा ये डिपेंड करता है, इस चार्ज के स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि यहां पे तुम बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना कम होगा उतना कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान के चलो कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बहुत स्पीड से मूव करता है तो उसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और बहुत स्लो मूव करता है तो उसमें कम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा डिपेंड करता है बच्चों, वो है डिपेंड करता है बी पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे है, कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किसमें, चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, तो यहां बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा ये बच्चों डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है साइन थीटा पे। ये थीटा जो होता है बच्चों, ये थीटा जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है। मतलब v और b के बीच का एंगल है, v और b के बीच का एंगल है। तो यहां बोल सकते हो थीटा यहां पे है क्या, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, v एंड b, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में। तो बच्चों इसको कंबाइनली हम देखते हैं, तो आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और इसी को मैं नॉर्मली लिखूं तो आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, जो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट को ले जाता है 1। तो इस तरीके से मेरे पास एक मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज हमको मिलता है, कितना, क्यू वी बी साइन थीटा। इसका बच्चों वेक्टर फॉर्म भी होता है, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सीधी सी बात है इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो यहां पे इसका वेक्टर फॉर्म होगा, तो हमको पता है Q तो स्केलर होता है, तो ये बाहर हो जाएगा, और V और B के बीच में एक क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है इस तरीके से, और ये हो जाता है इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा Q डॉट V वेक्टर इन क्रॉस B वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसका जरूरत हमको क्यों पड़ेगा, क्यों है ना, कब पड़ेगा और क्यों पड़ेगा ऐसा बोलोगे, तो बच्चों वेक्टर फॉर्म से हमको साथ ही साथ मैग्नीट्यूड मिलता है, साथ ही साथ अपने को डायरेक्शन मिलता है। यहाँ पे डायरेक्शन भी अपने को मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा फोर्स का। तो खासकर डायरेक्शन इससे पता क्या आता है, सीधा राइट हैंड थंब रूल से यूज करके अपन इसको निकाल सकते हैं, राइट हैंड से ही निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कोई दूसरा मेथड का। ठीक है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो ये फोर्स का डायरेक्शन हमको निकालना है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो यहाँ पे V से जाना है कहां, B में, मतलब V क्रॉस B, मतलब V से जाना है कहां, B। तो V के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को करूंगा, ये फिंगर्स है उसको V के डायरेक्शन में करूंगा और B साइड जाऊंगा, V से B ऐसे कर्ल करूंगा, V से B कर्ल करूंगा तो थंब किधर आया, अंदर। तो यहाँ फोर्स इनवर्ड लगेगा, फोर्स इनवर्ड लगेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है, तो फोर्स इसमें कहां लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो बच्चों हमको समझ में आया कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है
तब उस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और कैसा मूव करता है बताओ, किसी एंगल थीटा पे मूव करता है। कैसा मूव करता है, किसी एंगल थीटा पे मूव करता है। तब इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, और जो कि आता है क्यू वी बी साइन थीटा आता है, जिसका वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। अब हमको यह समझ में आना चाहिए कि ये फोर्स कब कब जीरो होगा, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स लगे। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे हमेशा फोर्स लगे ये जरूरी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले फोर्स तुम्हारा जीरो होगा, वो कब होगा पता है, जब यहां पे चार्ज ही जीरो रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज ही जीरो रहेगा। जब चार्ज जीरो होगा तो चार्ज ही जीरो है, तो उसमें कहां का फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। तो चार्ज ही नहीं है तो क्या होगा, उसमें फोर्स जीरो होगा। ये तो हमको भी पता है सर, ऐसे बोलोगे, रुको मैं बता रहा हूं। जैसे कि बच्चों जिसमें चार्ज नहीं है वैसा पार्टिकल तुम सोचोगे तो वैसा आता है क्या, न्यूट्रॉन। क्या आता है, न्यूट्रॉन। मतलब कि मैं न्यूट्रॉन को यदि मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दूं, थ्रो कर दूं, प्रोजेक्ट कर दूं, तो उस न्यूट्रॉन में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। मतलब सीधी सी बात है, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं या न्यूट्रल बॉडीज हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ फोर्स लगाता है तो वो चार्ज पार्टिकल पे लगा सकता है। दूसरा, ये फोर्स जीरो कब रहेगा, जब ये चार्ज जो है एट रेस्ट में होगा। किसमें रहेगा, एट रेस्ट में। इसका मतलब इसका स्पीड क्या होगा, जीरो। तो कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है और उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड जीरो है, तब उस चार्ज पार्टिकल में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, फोर्स इसमें जीरो और कब हो सकता है, तो तीसरा चांस है कब, जब थीटा का वैल्यू जीरो हो या 180 डिग्री। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन कैसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है। तब इस चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चा, क्या लगेगा, जीरो। क्योंकि इस फॉर्मूला में जाओगे, थीटा को यहाँ पे जीरो पुट करोगे, थीटा को यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो होता है, पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स में है ना, जो मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या लगेगा, जीरो। सेम टू सेम यहां मान के चलो, मैग्नेटिक फील्ड है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। किसमें मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, आप देखा जाए तो 180 डिग्री है। तब 180 डिग्री भी यहां पे रखोगे तो साइन 180 डिग्री जीरो होता है, जिससे फोर्स क्या होगा, जीरो। तो हमको यह समझ में आया कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कब कब जीरो होगा। तो हमको पहला पता चल गया कि यदि किसी पार्टिकल के पास चार्ज ही नहीं है, जैसे कि न्यूट्रॉन, और वो न्यूट्रॉन मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा। दूसरा पॉइंट, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, प्रेजेंट है, और उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड जीरो है, मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में, तब उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा। और तीसरा पॉइंट वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब चार्ज पार्टिकल मूव कर भी रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन पैरेलल मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब इस कंडीशन पे भी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। तो यहां पे जरूरी क्या है, यहां पे जरूरी ये है कि मैग्नेटिक फोर्स को जीरो नहीं होना है तो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज होना चाहिए, पार्टिकल को मूव करना चाहिए, साथ ही साथ पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे मूव करना चाहिए, ना कि उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो इस कंडीशन पे ही चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखो, यहां पे मेरे को पता होना चाहिए, ये है तुम्हारा मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडीशन और, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब बच्चों थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री। कितना हो, ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, उसी में साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90, और यहां से आ जाएगा क्यू वी बी एफ इज इक्वल्स टू। तो ये क्या है, ये है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम
मैग्नेटिक फोर्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है, तब उस चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैक्सिमम, उससे ज्यादा फोर्स और कभी भी नहीं लग सकता चार्ज पार्टिकल पे। सिर्फ कभी लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, तब उस चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, ठीक है। अब देखो, ये मान के चलो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल देख लो यहां पे, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, अब इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, बी, और ये बी है, याद रखो ये सब क्रॉस 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 क्रॉस, ऐसे क्रॉस मतलब समझते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर घुस रहा है, अंदर की ओर है, जैसे ऐसे सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा अंदर की ओर है, बोल सकते हो इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल देखो कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या है? ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन देखो ऐसे है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री रहता है तो चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इसमें एक्ट करेगा, ठीक है। अब वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो बताया, फोर्स का डायरेक्शन जानना है तो हम यूज करेंगे वी से बी जाएंगे, राइट हैंड में फिंगर्स को कर्ल कहां से कहां करेंगे? वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की ओर। नहीं समझ में आया सर? दिखाते हैं, देखो वेलोसिटी किधर है? उधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की ओर। ठीक है, ऐसे है। अब तुम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कहां पे रखो? वी पे, और वी से जाना कहां है? बी, तो वी से बी कर्ल करो, ऐसे कर्ल करोगे, थंब किधर आएगा? ऊपर की ओर। तो सीधी सी बात है, यहां पे ऊपर की ओर आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें क्या बताओ? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। अब इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो एक बात बताओ, ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर लग रहा है, और चार्ज पार्टिकल मूव सीधा करना चाहता है, इसका वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, और इसमें फोर्स इधर लग रहा है, तो एक बात बताओ, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे बीच से मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? बिल्कुल मुड़ेगा। नहीं सर, नहीं समझ में आया। एक बात बताओ, जैसे कि मैं यहां से मूव कर रहा हूं सीधा, मैं सीधा मूव कर रहा हूं, मेरा वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? सीधा, आगे की ओर। अब मान के चलो मेरे को एक रस्सी से यहां से बांध दिया गया है, ऐसे ऐसे, यहां से फिक्स है। अब मैं आगे मूव करना चाहूंगा, और ये रस्सी अपने साइड मुझे खींच रहा है, अपने साइड अपने खींच रहा है मुझे। तब एक बात बताओ, मेरे को फोर्स इधर लग रहा है और मैं मूव इधर करना चाहता हूं। देखो, चाह तो इधर रहा हूं, लेकिन मैं क्या किया? मूव किया कि नहीं किया? तो मैं कैसे कैसे हो गया बताओ? मैं सीधा ना जाने के बजाय, सीधा ना जाने के बजाय मैं यहां से मुड़ गया। मुड़ा कि नहीं मुड़ा? तो सीधी सी बात है, जैसे कि यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रहा है, स्पीड इधर है, तो ये यहां से ऐसे मुड़ जाएगा। अब यहां भी देखा जाए, वी ऊपर है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी किधर है? ऊपर है, तो यहां पे फोर्स भी लगेगा, फिर मूव कर रहा है तो। अब मूव कर रहा है तो फोर्स किधर लगेगा? तो फिंगर्स को वी के डायरेक्शन में, वी के डायरेक्शन में, और बी साइड जाओ, कर्ल करो, बी साइड ऐसे कर्ल करोगे, थंब किधर आएगा? इधर। तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। फोर्स इधर लगेगा, फिर बीच से ऐसे मुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे इस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो एक बात बताओ, फिर यहाँ पे वेलोसिटी से बी जाना है, वेलोसिटी से बी, थंब नीचे आएगा, तो फिर से यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर। वापिस यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, और यहाँ भी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ भी तुम देखोगे, वी से बी जाओगे, वी से बी जाओगे, तो थंब किधर आएगा? उस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आएगा, तो फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। तो हमको ये पता चल गया, यहाँ पे एक आइडिया हो गया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। अब हमको पता है, कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिख रहा है हमको, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की ओर लगे। तो यहाँ पे ये सेंटर है इस सर्कल का, इसके तरफ कौन कौन फोर्स लग रहा है? देखो, यही फोर्स लग रहा है, यही फोर्स लग रहा है, सेंटर साइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, बोल सकते हो क्या बताओ? मैग्नेटिक फोर्स। मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक
फोर्स के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमको पता है बच्चों क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर। तो आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। और हमको मैग्नेटिक फोर्स पता है कितना, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो कि QVB होता है। क्या होता है? QVB। ठीक है, ओके ओके। अब यहां पे V और V कटे कि नहीं कटेगा? कटेगा, ऑफ कोर्स कटेगा। तो यहां क्या बचा? mv अपॉन आर, इधर क्या हुआ? QB। एक काम करते हैं, R को यहां पे ले जाते हैं और इन दोनों को यहां पे। तो mv के अपॉन में क्या आएगा? QB। और R को यहां पे ले जाऊंगा तो R इधर चले जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा mv अपॉन QB। ये क्या मिल गया मेरे को? ये मिल गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मतलब हमको ये पता चल गया बच्चों कि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण वो सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड होगा मैग्नेटिक फोर्स से। और यहां पे जो सर्कुलर पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? वो होगा R इज इक्वल टू mv बाई QB। तो यहां से हमको क्लियरली पता चल रहा है, यहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहां पे देखा जाए तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो कौन सा उसका मास बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? चार्ज पार्टिकल का तो मास उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मास तो कांस्टेंट है। चार्ज, एक बात बताओ, मोशन में आने से चार्ज बढ़ता है क्या? कभी नहीं बढ़ता, चार्ज तो उतना ही रहेगा जी। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऑलरेडी बोल के रखा हूं, क्या बताओ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ऑलरेडी यदि मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला हूं मतलब ये कांस्टेंट है, तभी तो यूनिफॉर्म है। तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां से मेरे को आइडिया हो गया कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्योंकि मैं चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। तो मान के चलो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है रेडियस भी क्या होगा? ज्यादा। मतलब कि किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बहुत स्पीड में थ्रो करता हूं तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का रेडियस जो होगा बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल बहुत बड़े सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, मतलब सर्कुलर पाथ का रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब सर्कल बिग हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, चार्ज पार्टिकल स्लो मूव करेगा तो छोटा सर्कल, और चार्ज पार्टिकल फास्ट मूव करेगा तो बड़ा सा सर्कल। ठीक है, तो बड़ा सर्कल कब बनेगा? जब चार्ज पार्टिकल फास्ट मूव करेगा। छोटा सर्कल कब बनेगा? जब चार्ज पार्टिकल स्लो मूव करेगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको पता चल गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पता चल गया। अब बच्चों मैं ये जानना चाहता हूं, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब बार बार अपना इस पाथ को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे पीरियोडिक मोशन हो रहा है। और पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या होगा कि एक बार सर्कुलर मोशन में पाथ में घूमने पे इसको कितना समय लगता है? तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं निकालने वाला हूं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो जनरली अपने को पता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? तो टाइम यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो वैसे टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन चल रहा है? चार्ज पार्टिकल। कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? वो सर्कुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो एक बार घूमने में जो पाथ ट्रेवल करेगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा। तो सीधी बात है टाइम पीरियड इक्वल होगा सर्कमफेरेंस के। और अपॉन में क्या आएगा तुम्हारा? अपॉन में आएगा यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो। तो यहां पे सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई r। वेलोसिटी कितना है बच्चा? v। तो 2 पाई, टाइम पीरियड को t बोल देते हैं, तो 2 पाई r। r का वैल्यू मेरे को पता है, ऊपर से ही निकाले हैं। r का वैल्यू होता है mv बाई qb, mv बाई qb। अपॉन कितना होगा यहाँ पे? v। तो यहाँ पे v कटा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई m बाई qb, 2 पाई m बाई qb। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई qb होता है। तो यहां से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है सर्कुलर पाथ में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है क्या बच्चों? नहीं डिपेंड कर रहा है। स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पीड तो कट गया यहां से। तो ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, क्यू पे, बी पे। तो एक बात बताओ, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट ही रहेगा, चार्ज भी कांस्टेंट ही रहेगा।
ठीक है, 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ सब के सब कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम पीरियड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ, इन सब पे कर रहे हैं, यदि मास को बढ़ाया जाए, चार्ज को बढ़ाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाए तो कुछ बात बन सकता है कि टाइम पीरियड को बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको फिक्स रख रहा हूं, इसका मतलब सब कांस्टेंट है और सब के सब कांस्टेंट है यहाँ पे। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब मैं चार्ज पार्टिकल को स्लो फेंकूं चाहे फास्ट फेंकूं, चार्ज पार्टिकल को एक बार घूमने में जो समय लगेगा वो सेम रहेगा। मान के चलो, मैं समझाता हूं, ये एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। अब इसी चार्ज पार्टिकल को फास्ट मूव कराया तो इतना बड़ा सर्कुलर पाथ में गया, और फास्ट किया तो इतना बड़ा सर्कुलर पाथ में गया। अब मैं पूछूं किसी आदमी से सवाल, किसी बच्चे से सवाल पूछूं कि बच्चा इस पाथ में घूमने में समय ज्यादा लगेगा किसमें किसमें, सब ज्यादा किसमें टाइम लगेगा, तो कोई बच्चा बोलेगा ये बड़ा पाथ है तो इस पाथ में ज्यादा टाइम लगेगा घूमने में, इस पाथ में फिर कम लगेगा और इस पाथ में सबसे कम टाइम लगेगा। लेकिन वो बच्चा अपने बात में गलत हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि यहां पे हमको पता है कि कभी भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब वो सर्कुलर पाथ कितना बड़ा रहे चाहे कितना छोटा रहे, उसका टाइम पीरियड सेम होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और एक बार घूमने में इसको 2 सेकंड लगता है, तो ये वाले पाथ में भी इसको 2 सेकंड ही लगेगा, ये वाले पाथ में भी इसको कितना लगेगा, 2 सेकंड ही लगेगा। आप समझ रहे हो बात को? क्योंकि स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आपका स्पीड कितना ज्यादा रहे चार्ज पार्टिकल का चाहे कितना कम रहे, यहां पे उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, एक बार घूमने का समय सबका सेम होगा। रीजन क्या है पता है बच्चों? स्पीड ज्यादा फेंके होगे, देखो स्लो स्पीड से फेंके थोड़ा छोटा सर्कुलर पाथ, ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ा तो फिर उतना ही समय लगेगा, और ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो और ज्यादा बड़ा रेडियस हो जाएगा, क्योंकि टाइम को कांस्टेंट रखने के लिए रेडियस को बढ़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से हमको आइडिया हो गया कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो कि होता है क्यू वी बी साइन थीटा, जिसका वेक्टर फॉर्म होता है क्यू डॉट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। उसके बाद हमको पता चला कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब होगा, जब चार्ज ही नहीं रहेगा, जिस पार्टिकल के पास चार्ज ही नहीं होगा उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा। जिस चार्ज पार्टिकल के पास तुम्हारा स्पीड है और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, तब चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और तीसरा क्या है, जब चार्ज रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा है, तब उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। फिर हमको पता चला कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। किसमें मूव करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि टुवर्ड सेंटर होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है मैग्नेटिक फोर्स के। अब यहां से हम निकालते हैं क्या कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, तो हमको पता चल गया क्या होता है, mv बाई क्यूबी। उसके बाद हमको यह पता चलता है कि वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा चार्ज पार्टिकल का, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद हम जाने किसके बारे में कि टाइम पीरियड कितना होगा। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो एक बार घूमने में कितना समय ले रहा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना ले रहा है तो हम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड उसको लगेगा कितना, 2 पाई m बाई क्यूबी, जो कि चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल कितना स्पीड में मूव करे उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और तीसरा बात यहाँ पे और ले सकते हो, क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जनरली होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन यहाँ मैं एक बार ले रहा हूँ, इसलिए फ्रीक्वेंसी को मैं लूंगा 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा मतलब क्यूबी ऊपर जाएगा, नीचे में आएगा 2 पाई m। ये हो जाएगा वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब देखो बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है आगे जिसको समझना जरूरी है इसी टॉपिक में, वो है क्या बता रहा हूं मैं, थोड़ा सब्र करो। तो वो क्या है, ये देखो मैं यहां पे एक इस तरीके से 3 डायमेंशन एक्सिस लेता हूं। ठीक है, अब ये डायरेक्शन को मैं लेता हूं, क्या पता है, ये वाला डायरेक्शन लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और यहां पे रखता हूं एक चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पे,
और इस चार्ज पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करता हूं थीटा एंगल पे v वेलोसिटी के साथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करता हूं। अब प्रोजेक्ट करूंगा तो एक बात बताओ, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दो क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो v का नीचे वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, v cos थीटा, और एक v का ऊपर वाला कंपोनेंट कहलाएगा v sin थीटा। तो एक बात बताओ, अब चार्ज पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, इधर बनाना चाहोगे तो ऐसे बना सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस डायरेक्शन में है। अब हमको पता है ये स्पीड के पास, वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होगा, v cos थीटा, v sin थीटा। हमको पता है कि जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मैंने बताया है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तब उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। तो इसमें कोई फोर्स लगेगा क्या, तो इस कंपोनेंट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब दूसरा कंपोनेंट देखो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये ऊपर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये ऊपर है, तो ये कंपोनेंट कैसा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब बताया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगता है। तो इस कंपोनेंट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। और हमको पता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है। मतलब सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। कौन, ये चार्ज पार्टिकल किसके कारण, v sin थीटा कंपोनेंट के कारण, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, जिसके कारण सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और दूसरा बात, इसके पास स्पीड भी है, इसके पास इस डायरेक्शन में क्या है, स्पीड भी है। तो एक बात बताओ, मेरे पास स्पीड है और मैं सर्कुलर पाथ मूव कर रहा हूं, जैसे कि देखा जाए ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। अब इसके पास स्पीड भी है आगे जाने के लिए स्पीड है v cos थीटा, आगे जाने के लिए v cos थीटा, और इसके कारण सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऐसे, और आगे जा रहा है। तो देखो इस टाइप का पाथ बने कि नहीं बनेगा, तो स्पाइरल टाइप का पाथ बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v sin थीटा कंपोनेंट के कारण सर्कुलर मोशन कराता है, और v cos थीटा के कारण ये आगे मूव करता है इस तरीके से। तो इस तरीके से पाथ में मूव करता है। तो इस पाथ को अपन बोलते हैं बच्चों हेलिक्स या हेलिकल पाथ बोलते हैं। एक हेलिकल पाथ है, तो हेलिकल पाथ में मूव करने लग जाता है। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे मूव कराया जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ को फॉलो करता है, इस तरीके से स्पाइरल पाथ में मूव करता है। तब इस टाइम पे जो रेडियस होता है बच्चों, रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का, इसका रेडियस जो होगा वो रेडियस r इक्वल्स टू होता है m v बाई क्यू बी। और हमको पता है यहाँ पे v जो होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर। क्यों सर, अरे भाई रेडियस किसका है, सर्कुलर पाथ का। सर्कुलर पाथ में कौन है, चार्ज पार्टिकल। सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल किस कंपोनेंट के कारण होता है, इसके कारण v sin थीटा ही तो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है, परपेंडिकुलर। तो इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा mv sin थीटा बाई क्यू बी। और दूसरा है वो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इसका एक वर्ड आता है क्या, पिच। क्या आता है, पिच। पिच क्या होता है बच्चों, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक बार मूव करने में एक टाइम पीरियड कहलाता है। अब एक बात बताओ, ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे सर्कल तो नहीं घूम रहा है, ये यहां से यहां गया, तो मान चलो एक बार घूमने में जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक जाना है, मान के चलो, ठीक है, यहां तक जाना है मान के चलो, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक में ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं अपन पिच। तो पिच क्या है, पिच है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पिच क्या है, पिच है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन अ वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको अपन बोलते हैं पिच। तो यहां से बच्चों उस पिच का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो पिच का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या, बताओ। तो पिच इक्वल टू क्या होता है बताओ, पिच डिस्टेंस है, पिच क्या है के हिसाब से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है ना, स्पीड या वेलोसिटी बोल दो, इनटू क्या होता है टाइम।
तो टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पे। एक टाइम पीरियड में, क्योंकि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, तो कौन सा वेलोसिटी आगे ले जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करा रहा है, ये वाला, तो ये वाला वेलोसिटी लगेगा, तो v पैरेलल लिख दो। और टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड को लिख सकते हो तुम t। तो यहाँ पे ये कितना है, v कितना है बताओ, v cos थीटा। और टाइम पीरियड कितना है, तो यहाँ से टाइम पीरियड लिख लो बच्चा, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है आप लोगों का कि पिच इज इक्वल्स टू आएगा, पिच इज इक्वल्स टू आएगा 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी। तो ये होता है अपना पिच, ये होता है अपना पिच। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। बोर हो गए होंगे क्योंकि आज का वीडियो का लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। ठीक है, आप लोगों को तब भी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी समझ नहीं आया होगा बच्चों कमेंट सेक्शन पे आप अपना कमेंट डालें, जिसको मैं पढ़ के बाद में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।